हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग। उनसे रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं उनको करने वाले हैं मेरे दोस्त। सारे प्रश्न हमारे यूपी बोर्ड में आ रखे हुए प्रश्न है मेरे दोस्त, ठीक है। तो देखिए, इसमें ना 3 से 4 प्रकार के ही प्रश्न बनते हैं। एक प्रकार का प्रश्न मैंने लिख रखा है। और आपका देखिए, एक प्रश्न बनता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों से लेकर बनेगा। एक बनेगा आपका शांत जल में नाव से रिलेटेड बनेगा मेरे दोस्त। और एक बन जाएगा आपका वर्ग या आयत से। सबको करने वाले मेरे दोस्त, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा आप लोग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए मेरे दोस्त। क्या बताना है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बताना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होना चाहिए आपके मन में कि पूर्णांक क्या होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है। इसके बारे में मैंने मेरे दोस्त जब वास्तविक संख्या जो पहला चैप्टर उसको पढ़ाया था तो वहां पर बहुत अच्छे से बता रखा है। वो आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं मेरे दोस्त। पूर्णांक जितने भी नंबर होते हैं ना वही होते हैं। जैसे 1 2 3 4, यहाँ पर धनात्मक बोला है यानी कि पॉजिटिव नंबर रहेंगे। ऐसे मल्टीपल नंबर हो सकते हैं, 4 तक ही नहीं सीमित है। ज्ञात के जिनके वर्गों का योग कह रहा है 365 है मेरे दोस्त। जितने भी आपके द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग हो वहां पर हमें इक्वेशन बनाना रहेगा। सबसे टफ काम, डिफिकल्ट काम मेरे दोस्त वही होता है, ठीक है ना। सबसे जो डिफिकल्ट काम रहता है समीकरण यहाँ पर बनाना। यहाँ पर सबसे पहले जो पूछता है उसको हम क्या करते हैं, मानते हैं। सॉल्व करने का ये तरीका है कि जब सबसे पहले जो पूछेगा उसे क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। यहाँ पर कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो पहले मेरे दोस्त हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे कि माना पहली संख्या यक्स तथा दूसरी संख्या x+1 हो जाएगी। क्यों मेरे दोस्त, ध्यान से समझिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्रमागत बोला है, दो क्रमागत यानी कि क्रम के अनुसार आने वाली संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा कि भैया पहली संख्या x है तो अगली संख्या ही ना उसका जो होगा हो पाएगा। दो दूसरी संख्या होगा मेरे दोस्त, उसकी अगली ही संख्या होगी ना। सिंपली सोचिए आप, यहाँ पर क्रमागत का मतलब इतना है जो भी संख्या आएगा पहली संख्या उसका अगला ही संख्या तो होगा। और अगला संख्या कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो हम हर एक नंबर में आपको पता है, मान लीजिए अगर 16 है उसमें एक जोड़ दे तो 17 आ जाएगा, ठीक है, अगली संख्या आ जाएगी। 17 है मेरे दोस्त, उसमें एक जोड़ दे तो उसकी अगली संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मेरे दोस्त हमने दूसरी संख्या कर दी x+1 है, ठीक है मेरे दोस्त। इतना समझ में आया। अब देखिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें प्रश्न में दे रखा होता है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्रश्न अनुसार। क्या मेरे दोस्त, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़ दिया है क्या, 365। तो हम कह सकते हैं x² प्लस का x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग दिया है क्या, 365, ठीक है। 65 दिया तो 65। यह बन गया मेरे दोस्त आपका इक्वेशन। अब हम ज्ञात कर ही सकते हैं क्योंकि मेन काम यही था, समीकरण बनाना, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं मेरे दोस्त। x² यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये फार्मूला बनेगा किसका, तो a+b के होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। तो हो जाएगा आपका a² प्लस का b² प्लस का 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, x² हो जाएगा प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस का 2 गुणे x गुणे 1, ठीक है। इतना समझ में आया कैसे हो रहा है। 2ab के स्थान पे x और 1 है तो x और 1 हमने किया बराबर 365। आगे सोल्व करेंगे मेरे दोस्त, x और x जुड़कर 2x² हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2 का x में गुणा होगा तो 2x होगा, फिर 1 में गुणा होगा यानी कि 2x ही आएगा। और इस +1 का स्क्वायर जो है, +1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही हो जाएगा, बराबर 365। अब क्या कीजिए, इस 365 को भी इधर ट्रांसफर कर लीजिए मेरे दोस्त। ट्रांसफर करेंगे, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 2x² प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस का 365 बराबर 0, क्योंकि साइन होगा चेंज आपका इधर जब आएगा तो
अब देखिए 2x² प्लस का 2x जब घटाएंगे तो -364 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस हो जा रहा है 365 में से, बराबर 0। दो कॉमन है सब में, तो दो कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो यहाँ से दो बाहर चला गया, x बचा, यहाँ से भी दो बाहर चला गया, सॉरी x² बचा, यहाँ से दो बाहर चला गया, x बचा मेरे दोस्त। माइनस यहाँ पर जब होगा 2 से कॉमन लिया जा रहा है, तो 1 8 2 182 बचा, ठीक है, बराबर 0। दो यहाँ पर गुणे में इधर आएगा तो भाग में कन्वर्ट होगा, और किसी भी नंबर से 0 में भाग लगाने पर, ठीक है, 0 ही प्राप्त होता है, यानी कि यही हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर। तो x² प्लस का x माइनस का 182 बराबर 0। ठीक है, इतना समझ में आया मेरे दोस्त? इतना चमका कि नहीं, ये बताओ। इतना अगर समझ में आया मेरे दोस्त, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो आप लोग। अब देखिए, इसे गुणनखंड विधि से हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। कैसे मेरे दोस्त? तो हमें पता है कि गुणनखंड विधि से सोल्व करने के लिए यहाँ पर यह नंबर रहे, इसका क्या करना है, इस बीच वाले पद को ऐसे दो भागों में बांटना है कि जोड़ें या फिर मेरे दोस्त घटाएं तो यह नंबर आ जाए, यानी कि यहाँ पर प्लस का 1 है तो प्लस का 1 आए, और गुणा करने पे मेरे दोस्त जो यहाँ पर है माइनस का 182 है, क्योंकि मेरे दोस्त इधर तो x² का गुणांक 1 दे रखा है, तो उससे मतलब है नहीं हमें। माइनस का 182 तो माइनस का 182। तो आप लोग मेरे दोस्त नहीं समझ में आएगा इस कंडीशन में, तो क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे तो मेरे को पता है, यहाँ पर हम क्या करें, x² प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 कर दे तो हो जाएगा, क्योंकि मेरे दोस्त प्लस 14 में से -13 घटाएंगे तो एक आ जाएगा प्लस के साथ जो हमें लाना था, और 13 में गुणा हो जाएगा जब माइनस का 14 में गुणा होगा माइनस का 13 का, तो आपका आ जाता है 182। क्या मेरे दोस्त, 182 आपका आ जाता है। दो दो का जोड़ा लगा लेकर बना लेंगे मेरे दोस्त, और दोनों में जो कॉमन बनेगा वो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर पहले वाले में x कॉमन बन रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे, तो x जब कॉमन होगा तो x बाहर चला गया, प्लस यहाँ से x बाहर गया, 14 बचा, माइनस इसमें 13 कॉमन है तो 13 कॉमन ले लेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, साथ में 13 बाहर चला गया, x बचा। यहाँ 13 में जब भाग लगाएंगे 182 में, तो प्लस के साथ आ जाएगा 114, सॉरी 14 आएगा, 114 नहीं 14 आएगा। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, माइनस जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर लिखा। प्रोसेस यहाँ तक सही होने का कंडीशन मैंने बता रखा है कि दोनों ब्रैकेट का मान सेम होना चाहिए, जो कि आया रखा है आपका। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 14 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 13, पुनः हमने कॉमन लिया है x प्लस 14, ठीक है, x प्लस 14 पुनः कॉमन लिया, तो यह बाहर चला गया, बचा का है x, फिर यहाँ से बाहर चला गया तो ये बचा, ठीक है, बराबर 0। अब तुलना कराएंगे तो x बराबर, देखिए ध्यान से, x माइनस 14 बराबर आ जाएगा 0, तो x बराबर आ जाएगा प्लस के साथ है यह माइनस का 14, ठीक है, नीचे शायद न दिखे आप लोग को, मैं ऊपर से लिखता हूँ मेरे दोस्त, ठीक है ना, क्योंकि जगह की कमी नहीं है तो ऊपर से ही लिख लेते हैं। x प्लस 14 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 14, और x माइनस 13 बराबर 0 मेरे दोस्त, तो x बराबर आ जाएगा 13। ठीक है, तो हम इसी को कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक संख्या बोला था, ऋणात्मक संख्या नहीं बोला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो यह वाला आपका निरस्त हो जाएगा, यानी कि रद्द हो जाएगा मेरे दोस्त, इसे ही कंसिडर करेंगे। तो पहली संख्या 13 आ गई मेरे दोस्त, तो दूसरी संख्या क्या होगी, आपको भी पता होगा, दूसरी संख्या जो हमने यहाँ पर निकाला है, दूसरी संख्या x प्लस 1, ठीक है, तो x की वैल्यू 13 है, तो 13 प्लस 1 यानी कि 14 आ जाएगा, ठीक है, एक या दोनों संख्याएं आपको मैंने यहाँ पर निकाल दिया। आई होप समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट रहता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, मैं मिटाता हूँ इस प्रकार का एक और प्रश्न बताता हूँ, ठीक है, वो थोड़ा जल्दी बताऊंगा और थोड़ा सा चेंज भी होगा। आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट्स रहता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। और वीडियो में जो चीजें मैंने सिखाई या आपको समझ में आए, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। मैं इसको मिटाकर नेक्स्ट प्रश्न को बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया, यही बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का
8 गुना है। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त। तो यहाँ पर दो अलग अलग हम संख्याएं मानेंगे, जिससे हमारा आसानी से हो जाएगा। मानेंगे मेरे दोस्त। देखिए, जो भी पूछेगा प्रश्न में कभी भी, जो यहाँ पर अनुप्रयोग रहता है, द्विघात समीकरण का अनुप्रयोग हो या फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनुप्रयोग हो, वहां पर जो पूछ रहा है, वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं मेरे दोस्त ना, शब्दों वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे बोल होते हैं मेरे दोस्त, उसमें जो पूछेगा उससे ही मान लीजिए। पहला काम यह कीजिए, यहाँ पर पूछ रहा कर रहा दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर नोट करेंगे कि माना बड़ी संख्या, बड़ी, क्योंकि बड़ी और छोटी की बात कर रहा है, तो बड़ी संख्या यक्स तथा छोटी संख्या वाई है। ठीक है, छोटी संख्या क्या है मेरे दोस्त, वाई है। यह काम सबसे पहले कीजिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रश्न के हिसाब से इक्वेशन बन जाएगा। क्या मेरे दोस्त, प्रश्न के हिसाब से। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। दो संख्याओं की वर्गों का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, मैं आपसे पूछ दूं कि 10 और 15 के बीच का अंतर बताइए, तो क्या करोगे मेरे दोस्त, कहोगे सर आपकी 5 का अंतर है। 10 और 15 के बीच 5 ही का अंतर है ना, तो आपने कैसे निकाला, 15 में से माइनस कर दिया 5 को, तभी तो निकला, तभी तो मेरे दोस्त निकला ना अंतर। तो 15 में से सॉरी 10 किया, तभी तो जाकर 5 निकला अंतर। तो वही काम यहाँ पर करना पड़ेगा, दो संख्याओं के वर्ग कर रहा का अंतर बोल रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा बड़ी संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग वाई स्क्वायर, और इनका अंतर मतलब माइनस किसके बराबर है, 180 के, तो 180 के बराबर है। समीकरण नंबर इसे 1 मान लीजिए। ठीक है, यह काम कर सकते हैं सिंपली। अब आगे बोल रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार होगा छोटी संख्या का वर्ग यानी वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा बड़ी संख्या की 8 गुना है 8x, 8 गुणी x। प्रश्न के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे दोस्त, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के लिखिए, छोटी संख्या का वर्ग इक्वल टू छोटी संख्या का वर्ग बराबर किसके है, बड़ी संख्या के 8 गुने के, बड़ी संख्या के 8 गुने के मतलब 8 से गुणा। ठीक है, छोटी संख्या हमने माना है y में दोस्तों, y नोट कर देंगे। बड़ी संख्या हमने माना है x, तो x गुणे 8। ठीक है, तो y यहाँ पर छोटी संख्या का वर्ग बोला है तो वाई स्क्वायर हुआ, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8x। देखिए बहुत सारे जो लोग हैं ऐसे ही बता देते हैं मेरे दोस्त, इसी लाइन के सहारे यहाँ पर y मानने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन मेरे दोस्त आसानी के लिए मैंने बना दिया y भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह भी मेरे दोस्त आपका द्विघात समीकरण ही होगा। देखिए ध्यान से कैसे होगा यहाँ पर। अब देखिए वाई स्क्वायर का मान लाकर यहाँ पर रख दीजिए, क्या कीजिए, वाई स्क्वायर का मान लाकर यहाँ पर रख दीजिए मेरे दोस्त समीकरण 1 में। तो यहाँ नोट करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के स्थान पर मेरे दोस्त यहाँ से 8x रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर, तो 8x डायरेक्टली रख दिया जाएगा, बराबर हो जाएगा 180। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 180। अब हमें फिर से गुणनखंड विधि से करने के लिए, आपको पता है बीच वाले टर्म को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करने पर माइनस 180 आ जाए, जोड़ने घटाने पर आपका आ जाए 8। क्या आ जाए मेरे दोस्त, तो 8 आना चाहिए। तो कौन से वो दो नंबर होंगे जिसकी वजह से होगा, तो यहाँ पर आपका 2 नंबर, ध्यान से देखिएगा, आपके एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 10 माइनस का 180 कर सकते हैं। 10x माइनस का 180 बराबर 0, क्योंकि माइनस 18 प्लस 10 इक्वल टू करें तो माइनस 8 आएगा ही आएगा। माइनस 18 इंटू 10 करें मेरे दोस्त, तो आपको पता है माइनस का 180 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, आराम से हो जाएगा आपका, दो दो का जोड़ा बना, दोनों में कॉमन x है तो x को हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, x जब कॉमन होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ से एक x बाहर चला गया, क्या बचा है, x बचा, यहाँ से भी x बाहर चला गया, माइनस 18 हो गया। ठीक है, इन दोनों में प्लस 10 कॉमन है मेरे दोस्त,
तो यहाँ पर 10 बाहर चला गया, x बचा। यहाँ से भी मेरे दोस्त क्या हुआ, प्लस जब हमने लिया तो माइनस ही उतरेगा, और 10 से 180 में भाग देंगे तो 18 बार में चला जाएगा बराबर 0। दोनों ब्रैकेट का मान सेम है तो पुनः x माइनस 18 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से बाहर चला गया, बचा क्या, ब्रैकेट में x बचा, यहाँ से भी बाहर चला गया, बचा क्या, 10 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए हम क्या करने वाले हैं मेरे दोस्त, आराम से x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा आपका 18, और x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 10। ठीक है, इतना समझ में आई होप आप लोग को आया होगा। कहीं पर डाउट्स आता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। यहाँ पर देखिए हमने बड़ी संख्या मानी थी आपकी x, तो x इक्वल टू 18, इसी को कंसिडर कीजिएगा, इसको मत कंसिडर कीजिएगा, माइनस वाला छोड़ दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और एक चीज और है, यहाँ पर आप लोग x का मान लाकर यहाँ पर रखकर चेक कीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी, y स्क्वायर है यहाँ पर 8 गुणे 18, 64 को 6 कह रही हूँ, 8 एकम 8 6, 8 6 कितना होता है मेरे दोस्त बताओ, तो 8 से हो जाता है 14। ठीक है, यहाँ पर है y स्क्वायर, तो इधर से जब शिफ्ट होगा, ठीक है ना, इधर से जब y शिफ्ट होगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस के साथ 144, तो y इक्वल टू आ जाएगा 12 प्लस माइनस के साथ, तो y बराबर प्लस का 12 भी हो जाएगा और माइनस का 12 भी, ठीक है, दोनों हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पर भी दो आंसर निकल कर रहे हैं, यहाँ से भी दोनों आंसर, यही आपके आंसर होंगे, वही दो संख्याएं होंगी जो आपसे पूछ रहा था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप लोग को भी गड़बड़ लग सकता है कि मैंने y मान लिया है, बड़ी संख्या x मान ली, छोटी संख्या y, तब पर भी मेरे दोस्त गड़बड़ नहीं है, इतना ध्यान रखिए। बहुत सारे टीचर नहीं मानते, एक ही संख्या मानकर कर लेते हैं या लाइन लिखकर, ठीक है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, और यहाँ पर जो आपका थ्योरेटिकली जो दिया है ना उसको लिख कर देते हैं, तो हो जाता है वैसे भी मेरे दोस्त। लेकिन मैंने सोचा कि y मानकर करेंगे तो क्या दिक्कत है, दिक्कत है कोई, कोई एग्जामिनर गलत कर सकता है तो नहीं गलत कर सकता है, इतना जानिए, ठीक है ना। क्योंकि प्रोसेस हमारा कहीं पर ऐसा नहीं है गलत है, क्योंकि मानकर ही ऐसे प्रश्नों में किया जाता है। अब देखिए मैं इसको मिटाकर और दो प्रकार के प्रश्न रह गए उनको बताता हूँ मेरे दोस्त, उसके बाद से आपका द्विघात समीकरण का अनुप्रयोग भी खत्म हो जाएगा। बताने लग जाऊं तो बहुत सारे क्वेश्चन बताना रह जाएगा मेरे दोस्त, लेकिन हम उन्हीं प्रश्नों को पढ़ते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं या फिर आ सकते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ, अन्य प्रश्नों को नोट करके बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में 418 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई मोटर बोट है मेरे दोस्त, क्या है आपका मोटर बोट है कोई, ठीक है, और जिसकी स्थिर जल में उसकी चाल क्या है, तो चाल है 18 किलोमीटर प्रति हवा, ठीक है। आगे बोल रहा है 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, तो धारा की चाल बताना है हमें। मेनली जो हमें पूछा है धारा की चाल, मैं हमेशा बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, जो भी प्रश्न में पूछेगा वो आप मान लीजिएगा पहली चीज। और ऐसा प्रश्न मेरे दोस्त हर एक साल आने के चांसेस होते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन धारा और आपका नाव या फिर चाल यही सब रहता है उसमें, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। या फिर कोई रहेगा व्यक्ति तैर रहा होगा नदी में, ऐसा प्रश्न आ सकता है, ठीक है। लेकिन इस प्रकार का प्रश्न मानकर चलिए 8 सेट में से, अगर 8 सेट में पेपर आते हैं आपके, तो 3 से 4 सेट में पूछने के चांसेस रहता ही रहता है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए कैसे करते हैं मेरे दोस्त इसको, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे सबसे पहले जो हमसे पूछा है कि माना धारा की चाल क्या है, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, हमने यह मान लिया। हमें दिया क्या क्या है, हमें यह दिया है स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में मोटर बोट की चाल, मोटर बोट, या फिर इसको लिखने के बजाय हम प्रश्न की जो चीजें उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा जाएगा मेरे दोस्त। मैंने कहा माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल यह कह सकते हैं, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, ठीक है। प्रतिकूल मतलब क्या होता है, विपरीत,
तो जो आपकी नाव की चाल है ना उसमें जुड़ जाएगा आपका ये धारा की चाल, सॉरी घट जाएगा धारा की चाल यक्स, ठीक है, किलोमीटर प्रति आवर। जितना आपका मोटर बोट की चाल है ना मेरे दोस्त, अगर नदी मान लीजिए ऐसे बह रही है, ऐसे ठीक इधर की साइड से बह रही है, इधर से हम लोग बोट लेकर आ रहे हैं, तो जो आपकी बोट की चाल क्या है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, यह क्या करेगा, जो धारा की चाल है वो कम करेगा कि नहीं? आप बताइए मेरे दोस्त, जब हम लोग साइकिल वाइकिल चलाते हैं तो सामने से हवा आती है तो हमारी चाल को हवा कम करती है ना अपनी क्षमता अनुसार। वही यहाँ पर होगा कि क्या कि जो जल की चाल है, जो धारा की चाल है वो कम करेगा आपकी मोटर बोट की चाल, तो इसलिए धारा के प्रतिकूल नाव की चाल हो जाएगा 18 माइनस यक्स किलोमीटर प्रति हवा, ठीक है। उसके बाद से धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में धारा के अनुकूल नाव की चाल अगर देखेंगे, नाव की चाल हो जाएगा आपका 18 प्लस का यक्स हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए धारा ऐसे बह रही है, इस डायरेक्शन में बह रही है और इसी डायरेक्शन में आप नाव लेकर जा रहे हो, तो आपकी चाल उस धारा के सहारे भी बढ़ेगी। क्योंकि आपने देखा होगा मेरे दोस्त, साइकिल वाइकिल जब हम चलाते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है, जब हम अगर हवा हमारे पीछे से आ रहा है, ठीक है, तो हमारी जो स्पीड रहेगी वो बढ़ जाती है। वही काम यहाँ पर भी होगा, इसलिए जुड़ जाएगा, यानी कि धारा की चाल भी जुड़ेगी और नाव की चाल, तो ये 18 प्लस यक्स किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर समीकरण हमें प्रश्नानुसार ही बनाना रहता है। यहाँ पर बोला है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, उसके पहले एक काम कीजिएगा, समय निकालिएगा। धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है भैया, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। क्या होता है मेरे दोस्त, दूरी बट्टे चाल, यह होता है आपका सूत्र, ठीक है। दूरी क्या है आपका, तो 24 किलोमीटर है, तो 24 और चाल क्या है, धारा के प्रतिकूल जाने में चाल क्या है 18 माइनस का यक्स है, ठीक है, यह हो जाएगा हावर। और धारा के, ध्यान से देखते रहिए मेरे दोस्त, धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, लगा समय इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 बटे 18 प्लस का यक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका चाल जब अनुकूल है तो यक्स प्लस के साथ हो रहा है हावर। घंटे, यहाँ पर घंटे लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, हावर लिखिए या घंटा लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। अब आपको प्रश्न के अनुसार समीकरण बनाना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्या कि प्रश्न के अनुसार हिसाब से हमें समीकरण बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है मेरे दोस्त, तो ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पर आगे बोला है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा कम समय लगता है। क्या होता है 1 घंटा कम समय लगता है, तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, धारा के अनुकूल, अनुकूल लिखिए, अनुकूल जाने में लगा समय माइनस धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय बराबर 1। एक इसलिए लिख रहा हूं कि 1 घंटा है, ठीक है। प्रश्न के अनुसार धारा की दिशा में, सॉरी धारा के अनुकूल जब हम जा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हो रहा है, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ, धारा के यहाँ पर अनुकूल नहीं प्रतिकूल रहेगा, प्रतिकूल, यहाँ प्रतिकूल कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा अनुकूल, ठीक है, तब सही है, अनुकूल, अब सही है। धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय माइनस धारा के अनुकूल जाने में लगा समय
बराबर किसके होगा, 1 घंटे के। हम यहाँ पर जो समीकरण बना रहे हैं उसको समझिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, यह मान इस मान के बराबर होना चाहिए। तो जब धारा की प्रतिकूल जब नाव है, ठीक है, नाव ऐसे धारा बह रही है, तो इधर के साइड जाने में 1 घंटा क्या कर रहा है, अधिक समय लग रहा है। और जब यहाँ से इधर की साइड जा रहा है तो 1 घंटा कम समय लग रहा है ना। तो या इधर के साइड आने में लगा समय में से इधर के साइड जाने में लगा समय को माइनस करें तो 1 के बराबर ही होगा ना। 1 घंटा ज्यादा लग रहा है तो 1 के बराबर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, इसको देखिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय यहाँ पर हमने नोट किया है 24/18 माइनस का x प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस, धारा के अनुकूल जाने में लगा समय क्या है, 24/18 प्लस का x बराबर 1। ठीक है, इसको यहाँ पर भिन्न का जोड़ बन रहा है तो जोड़ लीजिए, 18 माइनस का x एक ब्रैकेट में, 18 प्लस का x दूसरे ब्रैकेट में बराबर 1। इससे इसमें भाग लगाएंगे तो यह आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यह इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 24 ब्रैकेट में 18 प्लस का x माइनस 24 पुनः यहाँ पर इससे भाग देंगे तो यह कैंसिल, यह बचा तो 18 प्लस का x, ठीक है, माइनस x होगा, माइनस x। इसको सोल्व कर लीजिएगा मेरे तो, सोल्व करने के बाद आंसर आपका आ जाएगा। x की जो वैल्यू आएगी वही आपकी क्या होगी, धारा की चाल होगी, आ जाएगा आपका। यहाँ पर द्विघात समीकरण बनेगा। ठीक है, इसका इसमें गुणा कराएंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे। उसके बाद से मेरे दोस्त क्या करेंगे, नीचे वाला गुणा कराकर जब लिखोगे सोल्व करेंगे तो आपकी x की वैल्यू है काय की, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। और वैसे मेरे को पता है इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट हो आप लोग, एक कर ले जाओगे यहाँ से आगे। ठीक है, मेन काम रहता है यह बनाना। ठीक है मेरे दोस्त, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा यह प्रश्न। अब देखिए इसमें एक और प्रकार का मात्र प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, उसको बता देता हूँ तो आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ, नेक्स्ट प्रश्न नोट करके आप लोग को बताता हूँ। हाँ, तो इसमें जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो इन दोनों वर्गों की सॉरी भुजाएं ज्ञात करना है। दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान से देखिएगा। मानेंगे सबसे पहले कि माना पहले वर्ग की, वर्ग क्या तो आपको पता है ना, जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जिस चतुर्भुज की उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो माना पहले वर्ग की भुजा यक्स है, तब परिमाप इक्वल टू हो जाएगा, तब पहले वर्ग की परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 4x। ठीक है, होगा कि नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए परिमाप का जो सूत्र होता है 4a रहता है, किस कंडीशन में, जब भुजा की लंबाई a रहती है तब। ठीक है, तो यहाँ पर जब भुजा की लंबाई x है तो 4x होगा, तो वर्ग का परिमाप इक्वल टू हो जाएगा 4x। अब देखिए दूसरे, यहाँ पर नोट कर सकते हैं, दूसरे वर्ग की, वर्ग की नहीं का लगाइए, का भुजा किसके बराबर होगा मेरे दोस्त, तो वह बराबर हो जाएगा 68 माइनस दूसरे वर्ग का पहले परिमाप निकालिए, क्या, दूसरे वर्ग का परिमाप इक्वल टू पहले वर्ग का परिमाप 4x है, और यहाँ पर बोला है यदि इनके परिमापों का योगफल 68 है। ठीक है, तो दूसरा वर्ग का परिमाप हो जाएगा 68 माइनस का 4x होगा, 68 माइनस 4x मीटर होगा कि नहीं मेरे दोस्त, आप लोग खुद बताओ। कि दोनों का जोड़ दिया है 68 और एक का परिमाप हमने 4x मान लिया, तो ठीक है 68 में से माइनस को 4x कर दें तो दूसरे वर्ग का भी परिमाप निकल जाएगा ना। तो इसके सहारे दूसरे वर्ग की भुजा भी निकाल सकते हैं, दूसरे वर्ग की भुजा इक्वल टू आपका आ जाएगा, हमने पढ़ा है मेरे दोस्त पहले, जैसे परिमाप इक्वल टू होता है, परिमाप इक्वल टू आपका होता है 4a। ठीक है, तो a इक्वल टू आपको निकालना रहे अगर भुजा की वैल्यू, यहाँ पर 4 गुणे भुजा होता है। ठीक है भैया, 4 गुणे भुजा होता है, इतना पता होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, तो भुजा इक्वल टू क्या निकल कर आएगा,
परिमाप बट्टे 4 आएगा ना, वही काम यहाँ पर होगा। दूसरे वर्ग की भुजा इक्वल टू हो जाएगा, परिमाप की वैल्यू क्या है 68 माइनस का 4 यक्स बट्टे 4, यहाँ से हो रहा है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो सोल्व करेंगे ऊपर 4 कॉमन हो जाएगा, तो 17 माइनस का यक्स बट्टे आ जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल आपका हो जाएगा, यानी कि आपका यही आ जाएगा दूसरे वर्ग की भुजा इक्वल टू इतना मीटर। ठीक है, अब आगे बोला हुआ है यहाँ पर, शुरू में आगे ने उसके पहले ही बोल दिया था कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, दो वर्ग है उनके क्षेत्रफलों का योगफल। तो यहाँ पर आपको वर्ग, पहले वर्ग का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा, यहाँ पर निकालना पड़ेगा पहले वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है, हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है मेरे दोस्त, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर, जब भुजा रहता है या फिर भुजा स्क्वायर, या कह सकते हैं भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, भुजा स्क्वायर रहता है। तो यहाँ पर पहले वर्ग की भुजा हमने एक्स मानी है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त इसका स्क्वायर, यानी कि 17 रहेगा ना, 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बोला है इनका योगफल है 157 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाइए प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार। ठीक है, इन दोनों का जोड़ दिया है 157, 17 नहीं सॉरी 157 मीटर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 17 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर 157 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2 गुणे 17 गुणे एक्स बराबर 157। ठीक है, इसको आगे सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर 117 का जो वर्ग होता है वो आपका हो जाता है, करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो 17 इंटू 17 अगर हम ये करना है, 7 सत्ते 49, 4 कैरी 7 एकम 7 4 11, 7 1 9 8 2, हाँ 289 क्या होता है मेरे दोस्त 289 प्लस का एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा होगा तो 34 एक्स, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस 157 बराबर 0, क्योंकि प्लस के साथ था इधर आ गया तो माइनस के साथ हुआ, यह और यह जुड़कर 2x स्क्वायर, इसको पहले मैंने लिख दिया 34x, इसमें से इसको घटाएंगे मेरे दोस्त तो आ जाएगा प्लस के साथ 2 3 1 132 बराबर 0। ठीक है, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर से 2 से भाग लगाएंगे 34 में 17 एक्स आ जाएगा, प्लस इसमें भाग लगाएंगे तो 6 और 6 66 आ जाएगा बराबर 0, 2 इसमें जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 17 एक्स प्लस का 66 बराबर 0 आ गया मेरे दोस्त। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर 11x प्लस का 6x प्लस का 66 बराबर 0, गुणनखंड विधि से सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए भी बता रहा हूँ मेरे, ये सारी चीजें कैलकुलेशन है। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं जो कॉन्सेप्ट सिखाना है। ठीक है, 2 2 का पेयर बनता है, x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस का 11 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 6 कॉमन होगा तो x प्लस का यहाँ पर भी 11 हो जाएगा बराबर 0, पुनः x प्लस 11 कॉमन होगा तो यहाँ पर बचेगा क्या x प्लस का 6। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस 11 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 11 मीटर। तो यहाँ पर कभी भी लंबाई हो, दूरी हो, ऊंचाई हो माइनस में नहीं होती है, तो x बराबर हम लोग 11 प्लस के साथ कंसीडर करेंगे, और x बराबर प्लस 6 बराबर 0 आ रहा है, यहाँ पर भी जो -6 आएगा ना, -6 आएगा ना, लेकिन इसको भी हम लोग प्लस के साथ कंसीडर कर लेंगे तो x बराबर 6 आएगा, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो x बराबर 6। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को x की वैल्यू 6 निकाली हमने। ठीक है, तो पहले वर्ग का भुजा यहाँ पर दोनों हो सकता है, 11 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है, और दूसरे वर्ग की भुजा तो यहाँ पर जो निकाला है इसके सारे निकाल सकते हैं, अगर आप 6 रखोगे तो 11 आएगा, अगर आप 11 रखोगे तो 6 आएगा, यानी कि वही दोनों होगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है मेरे दोस्त,
अब देखिए मेरे दोस्त, जितने भी मैंने प्रश्न बनाए इसको आप नोट कर लिए, जितने भी मैंने प्रश्न बताए मेरे दोस्त, इतने अगर आप लोग कर लेते हो, सीख लेते हो, तो इसके अलावा कुछ बाहर से नहीं पूछेगा त्रिकोणमिति सॉरी द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग से। ठीक है, तो इसी के साथ मेरे दोस्त ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आई होप हम लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आए प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किए दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।